स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा के 2004 बैच के अधिकारी संजय कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, मैं आपके बैकग्राउंड को देख रहा था कि मध्य प्रदेश के दो बड़े महत्वपूर्ण जिले हैं जो पूरी पुलिसिंग के लिए चुनौती रहे हैं, चाहे वो मुरैना जिला हो, मुरैना अंचल हो और बालाघाट रेंज हो। और आप दोनों जगह रहे हैं। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? क्योंकि मुरैना अगर बात करें तो जब आप इस सेवा में आए तो उस समय थोड़ा सा बागियों का बड़ा आतंक हुआ करता था। इसके बाद लाल आतंक का तो आप सफाई करके आए हैं, तो दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? नहीं, मुरैना तो मैं बेसिकली 2010 में बालाघाट में था। बालाघाट से फिर मुरैना गया था। तो मुरैना उसमें जो डकैती की समस्या थी वो तो ऑलमोस्ट मतलब एक तरह से समाप्त हो चुकी थी। और छोटे मोटे कुछ डकैत थे जो घूमते थे, बहुत ही छोटे मोटे, जगजीवन परिहार इस टाइप के। नहीं, वो पहले ही वो ख़त्म हो चुकी, मतलब बेसिकली डकैती की समस्या समाप्त हो चुकी थी। 7, 8 और 9 की बात करो, जब श्योपुर और शिवपुरी में था, तब उस समय थी कुछ डकैती की समस्या। लेकिन वो क्योंकि नक्सल जो है ना, उनका गुरिल्ला वारफेयर है। और डकैत क्या करते थे? डकैत जनरली किडनैपिंग करते थे और फिर वो रैंसम मांगते थे। तो एक वो अलग सिनारियो था। लेकिन जो नक्सल समस्या है वो तो बेसिकली कब कहाँ पर आईईडी लगा दे, मतलब वो छुप के। गुरिल्ला वार सर, ये क्या होता है? ये कैसे करते हैं ये लोग? नहीं, गुरिल्ला वारफेयर होता है कि जिसमें वो छुप के वार करते हैं अपने ओपोनेंट पे। और जनरली उसमें जो टेरेन होता है वो टफ टेरेन होता है, जंगल का पहाड़ी टेरेन होता है, जिसको हम छापामार युद्ध प्रणाली बोलते हैं। यानी कि छुप के अपने ओपोनेंट पे, अपने विरोधी पे अटैक करना। तो उसमें वो मॉडस ऑपरेंडी है नक्सलाइट की, जिसमें वो आईडी भी लगाते हैं, ब्लास्ट करते हैं। डकैतों का कोई वो, इनकी तो माओवादी विचारधारा है नक्सलाइट की। उनके माओइस्ट आइडियोलॉजी है, किडनैपिंग करना, पैसे मांगना, उस तरह का मेनली काम रह गया था डकैतों का। तो ये संगठित होके करते हैं ये लोग जो नक्सलवाद। हाँ, नक्सलवाद तो माओवादी हैं, जो उनका माओवादी जो आइडियोलॉजी है कि हम बंदूक के दम पे जो है ना लोगों को लोगों की बड़ी फौज तैयार करेंगे, अपनी जो हमारी आइडियोलॉजी से प्रेरित होगी, और वो बंदूक उठाएंगे और सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और फिर सत्ता पे कब्जा कर लेंगे और हम अपना सिस्टम लाएंगे जो माओवादी इकोनॉमिक सिस्टम होता है। तो 2010 में आप वहाँ एसपी थे, इसके बाद 2024-25 में आप वहाँ पर रेंज के आईजी बन के पहुँचे। 15 सालों में कितना बड़ा फेरबदल वहाँ हुआ इस कम्युनिटी पर? और इसके साथ साथ कि जब ये घोषणा की गई गृह मंत्री द्वारा कि हम सफाया करेंगे, तो क्या चैलेंजेस आपको उस समय महसूस हुए और क्या रणनीति आपने बनाई वहाँ पर? मैं बेसिकली 6 में से 4 दलम ही बचे थे। अपने यहाँ भी एमपी की बात करें तो हर महीने सीएम साहब मीटिंग लेते थे सभी विभागों की। और बालाघाट में भी काफ़ी एक स्पेशल डीजी एएनओ के नाम से अलग से अपने श्री पंकज श्रीवास्तव साहब हैं, उनकी पद स्थापना हुई। तो वो भी हर महीने आते थे। उससे लाभ मिला कि ये हाँ, बहुत जल्दी उससे हमें बहुत लाभ मिला। फिर लोकल लेवल पे चाहे होक हो, सीआरपीएफ हो, लोकल पुलिस हो, उसमें एसपी बालाघाट, एसपी मंडला, कमांडेंट होक, इन सब अधिकारियों ने और सीआरपीएफ कोबरा के साथ मिलकर बड़े अच्छे ऑपरेशन किए गए। काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया गया। अच्छा, मुख्य भूमिका मुखबिरों की कितनी रही इसमें? नहीं, मुखबिरों की काफ़ी इसमें बेसिकली किसी गुरिल्ला वारफेयर में या किसी भी ऑपरेशन में मुखबिरों का अहम रोल होता है। तो इसमें बेसिकली जब आप जंगल में ऑपरेशन करते हो तो इनपुट बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुखबिरों की अहम भूमिका रही है। जब वहाँ आप गए तो फिर क्या लगा, कैसी सफाया हुआ? अभी लाल आतंक बिल्कुल खत्म हो गया है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। अच्छा। और वो तो देखो वहाँ पे तो आपको इस तरह के गुरिल्ला वारफेयर में आपको जंगल में जाकर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, दिन में भी करने पड़ते हैं, रात में भी करने पड़ते हैं, रात को भी नाइट होल्ड करना पड़ता है कई बार। खुद की सुरक्षा, जवानों की सुरक्षा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, तो वो तो आपको बेसिकली वो तो एक एक जवान बन के आपको काम करना पड़ता है, एक जवान की तरह काम करना पड़ता है, फोर्स को मोटिवेट भी करना पड़ता है, जवानों के साथ ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। वो इस तरह की नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि आप जिले में आप कप्तान रहे, वर्तमान में बड़ा एक महत्वपूर्ण दायित्व आपके पास है, पुलिस कमिश्नर भोपाल, राजधानी है, तो बेसिक जिले की कप्तानी और एक पुलिस आयुक्त, क्या अंतर महसूस करते हैं आप? बड़े शहर में एज ए पुलिस कमिश्नर, बड़े शहर के तो चैलेंजेस होते ही हैं, फिर कमिश्नरेट सिस्टम में आपको कुछ और भी काम, जैसे एज ए स्पेशल मजिस्ट्रेट की भी पावर होती हैं, वो काम भी आपको करने पड़ते हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ कमिश्नरेट सिस्टम में पुलिस की ओर बढ़ जाती हैं। तो इससे पुलिसिंग में लाभ मिलता है, ये जिम्मेदारियां मिलने से? जैसे जिला बदर की कार्रवाई है, 144 धारा लगाने की कार्रवाई है, आपको प्रशासन के पास नहीं जाना, खुद ही कर देना, तो क्या लगता है आपको कि और जिलों में ये ऐसा पुलिस के पास ऐसी पावर होने चाहिए कि कोई इमरजेंसी लगानी, क्योंकि पुलिस के पास ज़्यादा इनपुट रहता है जिला प्रशासन से वहाँ की सुरक्षा को लेकर? देखो, कमिश्नरेट सिस्टम तो एक ऐसी प्रणाली है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो तो पहले से ही वेरीफाइड है। मतलब ये तो एक ग्लोबल फिनोमिना है कि शहर बड़ा हो जाता है तो उसमें कमिश्नरेट सिस्टम लाया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिस्टम है। वो पहले से ही मतलब टेस्टेड एंड ट्राइड है। वहाँ के का क्या क्रिमिनल नेटवर्क है, क्राइम की क्या सिचुएशन है, तो क्योंकि आप उस चीज़ को और अच्छे तरीके से जानते हो एज ए पुलिस ऑफिसर, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है क्राइम कंट्रोल में। एक सर बड़ा सवाल ये है कि किसी भी प्रदेश की राजधानी अगर होती है, वहाँ वहाँ चूँकि विधानसभा भी होती है, सीएम भी बैठते, सारे मंत्री होते हैं सर, वहाँ पर अक्सर देखा गया है कि अपराधियों का गठजोड़ जो होता है वो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है, उस समय पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अगर हम भोपाल की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, किसी भी शहर को उठा के आप देख लीजिए जहाँ पर कह सकते हैं राजधानी है, वहाँ पर गठजोड़ जो होता है अपराधियों का, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। वहाँ पुलिस को क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है? नहीं, देखो क्या रहता है कि किसी भी राजधानी में आपको एज ए पुलिस ऑफिसर जब आप काम करते हो तो राजधानी और बड़ा शहर होने के नाते हर घटना जो है ना का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि नेचुरली राजधानी है तो सभी ब्यूरोक्रेट्स या जनप्रतिनिधि, राजधानी तो सभी के लिए हेडक्वार्टर है, तो यहाँ छोटी ही घटना भी एक बेसिकली उसका एक बड़ा महत्व होता है। तो हर घटना को हमें सेंसिटिव तरीके से देखना होता है। बाकी तो क्या है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। मान लो सिवनी जिला है या मंदसौर जिला है, वहाँ कोई घटना होती है तो उसका प्रचार प्रसार या मीडिया ट्रायल बहुत कम होता है। राजधानी में कुछ होता है तो उसका प्रचार प्रसार बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि यहाँ सारे ब्यूरोज हैं, अखबार यहीं से चलते हैं, सारे संपादक यहीं बैठते हैं, इसके साथ मंत्री भी यहीं हैं, कनेक्टिविटी ज़्यादा है यहाँ पर लोगों की। तो यहाँ क्या आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी चुनौती है कि कुछ ऐसा कुछ ना होने दें जो सुर्खियाँ बने? तो उसके लिए क्या कंट्रोल कायम, कोई उस तरीके का कोई रणनीति बनाई है क्या? नहीं, वही क्योंकि राजधानी है तो हर छोटी घटना भी का भी महत्व बढ़ जाता है, और इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत फास्ट होता है। तो उसका वही रहता है कि पुलिस को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और किसी भी हर घटना के बारे में बहुत अलर्ट रह के और बहुत सेंसिटिव होकर काम करना पड़ता है। सर, अगर बात करें तो आप यहाँ आए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे अधिकारी यहाँ थे, क्या नया कोई नवाचार करने की बनाया आपने यहाँ पे कि ऐसा कुछ नवाचार किया जाए जिससे कि मोटिवेट यहाँ का पुलिस भी हो और साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ पे जो आवाम यहाँ की है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे? ऐसा कोई नवाचार करने की कोई, जैसे हमने अभी सुना था आपके बारे में, आपने अभी 2-3 चीज़ें जैसे जनसंवाद के कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं।
हाँ, तो ये बेसिकली जो हमारी बहुत पुरानी बीट सिस्टम है, माइक्रो बीट सिस्टम है, तो जनसंवाद भी बेसिकली कोई नई उसको हम कोई नई चीज़ कहना भी बड़ा मुश्किल होगा। हाँ हाँ। क्योंकि जो बीट सिस्टम है, बीट सिस्टम, माइक्रो बीट सिस्टम, उसमें PHQ के बहुत पुराने सर्कुलर भी हैं। अभी भी हमारे डीजी साहब ने इनके अभी जो प्रेजेंट डीजी साहब हैं उनके टेनोर में भी काफ़ी सर्कुलर निकले हैं। तो वो बहुत पुराना सिस्टम है। कम्युनिटी पुलिसिंग जिसे बोलते हैं। हाँ, उसको कम्युनिटी पुलिसिंग का ही वो एक पार्ट है कि जिसमें हम प्रत्येक थाने को छोटी छोटी माइक्रो बीट में बांट के और प्रत्येक कांस्टेबल से लेके थाने में जितना भी स्टाफ है सबको जो है ना काम मिले, सब काम करें और सब अपने काम की जिम्मेदारी समझें। तो ये बहुत पुराना सिस्टम है। इसमें यही होता है कि भाई हम बीट में या माइक्रो बीट में जाके लोगों से मिलें, उनकी पुलिसिंग संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं वो सुनें। तो ये पुराना सिस्टम है बेसिकली। अच्छा, उसी को आपने थोड़ा सा नया तरोताज़ा पेश करने की कोशिश की है ऐसा? नहीं, वो नया तरोताज़ा का तो मतलब आप जो भी इसको जिस तरीके से भी परिभाषित करना चाहें, हाँ, लेकिन है बहुत पुराना सिस्टम। और जनसंवाद तो जो है ना एक पुलिसिंग का ही एक हिस्सा है, ताकि क्योंकि इफ़ेक्टिव पुलिसिंग तभी हो पाती है जब पुलिस और पब्लिक दोनों मिल के काम करें। क्योंकि जब पब्लिक का सहयोग रहता है पुलिस को, तो पब्लिक भी एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। आम आदमी पुलिस को अपना मित्र समझे, अपना मतलब कि हम भैया पुलिस सामने खड़ी तो सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो एक नेगेटिविटी के चलते लोग कहीं असहज महसूस करते हैं पुलिस को देख के सामने। हाँ, नहीं, वो आपने फील किया होगा ये हाँ, कई बार। वो क्या होता है कि बेसिकली पुलिस तो है ही पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, और वो नेचुरली होना यही चाहिए कि भाई मैं जब भी पब्लिक थाने में आए या उसकी कोई शिकायत हो या मदद के लिए पुलिस के पास आए, तो उसको जो है ना किसी तरह का डर नहीं लगना चाहिए। काफ़ी पॉजिटिव बदलाव भी आया है। बहुत सारा है, देखने को मिला है ये सब। निश्चित तौर पे सीनियर्स की ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो अपना उनका नेचर होता है वो जैसा ढालने की कोशिश करते हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब देखा जाए कि जो आपके आरक्षक हैं या प्रधान आरक्षक हैं, उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हमेशा रहा है कि पुलिसिंग वो या तो समय नहीं मिलता उन्हें अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए। इसके लिए कुछ प्रयास या ऐसा कुछ किया जा रहा है? थानों में बहुत सारा फोर्स कम है और ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं। हाँ, ड्यूटी ज़्यादा हैं वो, और काम जो ड्यूटी आवर्स भी हैं वो भी इरेगुलर हैं। बेसिकली एक वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें की जा रही हैं। भी बहुत सारे वेलफेयर इनिशिएटिव हैं जो अच्छा पढ़ते हैं उसके लिए स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव, कई तरह के अवार्ड, तो मतलब कई तरीके से बेसिकली ये कोशिश की जाती है कि जो पुलिस कर्मी हैं उनका फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छे रहें, और जो काफ़ी सारा काम रहता है पुलिसिंग में वो ताकि वो उसको अच्छे तरीके से कर सके। सर, आप क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक अप्रोच ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वो काम नहीं करना पड़ता जो करना पड़ता है। उस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि वो भी जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी चुनाव जीतना है और आपको अपनी कानून व्यवस्था संभालनी है, तो असमंजस की ऐसी स्थिति कभी बनी? वो देखो, इसमें तो वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी एक स्टेक होल्डर हैं। हाँ, तो उनके पास भी बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ, कि भाई वो नेचुरली वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो लोग उनके पास जाते हैं। हाँ, अपना अपना जो भी उनकी समस्याएं होती हैं, तो एज ए पुलिस ऑफिसर भाई हमारे पास भी सब स्टेक होल्डर फ़ोन करते हैं। सर, अब एक सवाल है, क्योंकि आज का हर युवा IAS IPS बनना चाहता है, पढ़ाई करता है, आपने भी पढ़ाई की होगी, तो एक भ्रम ये बड़ा बराबर बना हुआ है कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो युवाओं के लिए क्या संदेश आपका है? अभी UPSC का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो क्या लगता है आपको युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो उन्हें उनका टारगेट मिल जाए?
यूपीएससी की ही तैयारी की हम बात करें या किसी और एग्ज़ाम की भी, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना उनके अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन वही है कि इससे कंपटीशन भी बढ़ गया है आपका एक तरह से। क्योंकि सभी के लिए हो गया है वो। हाँ वो सभी के लिए है। हाँ, तो मेरा यही है कहना, जो एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कि हम अच्छी तैयारी करें और तैयारी करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि भाई जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या पूछा जाता है, मतलब उसका क्या सिलेबस है और उसमें किन चीज़ों पे जोर दिया जाता है। और फिर उसके बाद तो मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है नहीं। हाँ, आपको मेहनत करनी है, लेकिन वो इंटेलिजेंट हार्ड वर्क। सर सवाल ये है कि क्या जैसे मान लो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हमें साथ में विकल्प लेके चलना चाहिए कि अगर इसमें नहीं होता है तो हम कोई दूसरा विकल्प लेके चले, या बिल्कुल ठान के चलना चाहिए कि हमें कि यूपीएससी क्रैक ही करना है? नहीं देखो, प्लान बी तो होना ही चाहिए लाइफ हाँ में। हाँ, प्लान बी तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि आगे क्या होगा कोई कुछ नहीं बता सकता। मतलब आगे के जीवन में क्या होगा वो तो सबसे बड़ा सरप्राइज़ होता है। हाँ, लाइफ में आप हर व्यक्ति को सरप्राइज़ देखने को मिलते हैं। सब्जेक्टिव आंसर आपको लिखने पड़ते हैं, फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। तो हर एग्ज़ाम की एक अपनी सब्जेक्टिविटी होती है, तो उसमें आपकी किस्मत का भी रोल होता है, भले ही वो बहुत कम रोल है। अच्छा, किस्मत को मानते हैं आप, वो होता है रोल? नहीं वो तो अब उसको आप किस्मत कह लो या कुछ कह लो, किसी भी चीज़ की गारंटी तो होती नहीं। हाँ, तो लाइफ में आगे क्या होगा कोई व्यक्ति 100% श्योरिटी से तो कह नहीं सकता। हाँ। सर एक छोटा सा हमारा सवाल और अभी मैंने फील किया है कि अभी आपने इंदौर में देखा होगा, आईएएस ऑफिसर ने फांसी लगा के सुसाइड कर ली। गुजरात में एक आईएएस ने सुसाइड किया था, यंग लड़के ने। यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग हो जाता है अधिकारी का कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ऐसा क्यों हो जाता है कि वो, क्योंकि लोग इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, यहाँ आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि इस हद तक आ जाते हैं कि मेंटल बिल्कुल जीरो हो जाता है उस समय और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं? उसे क्या देख कैसे देख? हर प्रोफेशन का अपने चैलेंजेज होते हैं। जैसे टीचिंग के अपने हैं, बैंकिंग के मैं आईएएस आईपीएस के, यूपीएससी क्रैक की बात कर रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो हर प्रोफेशन के अपने चैलेंजेज होते हैं। तो फाइनली हर व्यक्ति ह्यूमन बीइंग है। हाँ, चाहे उसकी कैसी ट्रेनिंग हो, चाहे कितने ही टफ सर्कमस्टेंसेस में काम करता हो, लेकिन है तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग ही। तो हर जगह, हालांकि ऐसे केस बहुत ही रेयर होते हैं, आप भी जानते हो, तो हर जगह हर प्रोफेशन में ह्यूमन बीइंग है। हर हर परिस्थिति अलग होती है, तो इन चीज़ों के बारे में मतलब कहना है ना बहुत मुश्किल होता है। सर जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती, ये मानते हैं? हाँ, उतनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी चुनौती, वो तो बिल्कुल सही बात है। निजी जीवन प्रभावित होता है कभी? हाँ, पुलिस में तो काफ़ी मतलब हाँ, स्वीकार करते हैं हाँ आप? हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो है। हाँ, आपको वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ हाँ। वो तो है, पुलिस का प्रोफेशन ही ऐसा है कि आपको कई बार वो बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन बनाना पड़ता है। तो पर्सनल लाइफ तो इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन अब पुलिस का प्रोफेशन ही ऐसा है। हाँ, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभी आपको कुछ दिन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हालांकि कार्रवाइयाँ भी हुई हैं बहुत ताबड़तोड़। तो यहाँ के जो बदमाश हैं, जो बिल्कुल कुछ तो कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, तो पुलिस से बड़े तो हो नहीं सकते, कानून से बड़ा कोई है ही नहीं, तो उनके लिए क्या संदेश देने की कोशिश आप करेंगे, उनसे क्या कहेंगे? किसी को कोई परेशानी है तो हम हैं, भोपाल पुलिस बिल्कुल हमेशा मदद के लिए तैयार है। हाँ, लेकिन अपराधी के विरुद्ध हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक बड़ी समस्या है, अगर बात करें पूरे देश की, प्रदेश की या शहर की, साइबर क्राइम, इसे कैसे रोका जाए? और क्योंकि इसके अपराधी जो होते हैं, आरोपित होते हैं, पता नहीं होता कहाँ है, और ये ऐसे लोगों को बिल्कुल खाली कर जाते हैं, जीवन भर की जमा पूंजी ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए आदमी को, और जो फरियादी है, और उसके बचाव क्या है? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, और अलग अलग तरीक़ों से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। हमारा एक तो ये है कि एक तो इसमें अवेयरनेस साइबर क्राइम के बारे में, जो अलग अलग तरीक़ों से
PHQ की तरफ से भी बीच बीच में अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान हाँ, चलाए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हम भी अपना ये जो जनसंवाद है या जो बीट सिस्टम है इसके थ्रू जाके लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं। इन केस मान लो कोई साइबर फ्रॉड हो ही गया तो हेल्पलाइन है जैसे 1930, और फिर कोशिश हमारी यही रहती है कि जैसे ही हमें सूचना मिले तो हम कि जल्दी से जल्दी उस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। इसलिए हम सभी से यही कहते हैं कि भाई अगर साइबर फ्रॉड हो गया तो सबसे पहले आप 1930 पर कॉल कीजिए। इसमें क्या ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था भी है क्या, अगर थाना नहीं जाना चाहे? बहुत सारे वो वही मैंने बताया 1930 है। अच्छा, ये शिकायत करने के बाद फिर आप लिखित में आवेदन जाके, हाँ, ये हेल्पलाइन है। हाँ, इसका ये फ़ायदा है कि 1930 में शिकायत करने पे आपका उसमें सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये कोई साइबर फ्रॉड होता है तो ये करने के बाद फिर वो एक आवेदन कर दे थाने में जाके। हाँ, फिर उसके बाद जो है ना थाने में जाके एक आवेदन दे दे, ताकि फिर हम बाकी का जो वैधानिक कार्रवाई होती है, FIR लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, अपराधियों को पकड़ना, ताकि वो कार्रवाई शुरू हो जाए। सर, अब जिलों की बात करें और राजधानी की बात करें तो दोनों की क्राइम में क्या फ़र्क है? यहाँ किस तरह का क्राइम होता है और जिलों में किस तरह का क्राइम है या सामान है? एक नॉर्मल ज़िले से अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें तो एक तो भोपाल बड़ा शहर है, एक तो जैसे पहले भी बात हुई कि भाई अगर छोटी घटना भी है तो वो भी एक बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेती है। बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो इसमें जनरली उस हिसाब से क्राइम का अपना इम्पोर्टेंस है, तो ट्रैफिक के अपने चैलेंजेस है, फिर साइबर फ्रॉड एक अलग से वो है, एक नया चैलेंज है, पता नहीं कब आ जाएगा। हाँ, एक नया चैलेंजेस है। तो काफ़ी हैं, क्योंकि बड़ा शहर है तो उसी हिसाब से उसके चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। तो क्या उसके लिए कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग, ट्रैफिक के लिए, साइबर के लिए? वो बेसिकली इसमें ट्रैफिक का तो ये है कि जैसे अलग अलग चौराहों पे कहाँ पे सिग्नल लगना है, कहाँ लेफ्ट टर्न डेवलप करना है, या कहाँ जो है ना रोड का चौड़ीकरण करना है, कहाँ पे पार्किंग स्पेस और क्रिएट करना है, पार्किंग स्पेस की पहले से ही बहुत लिमिटेशंस हैं, फिर कहाँ कहाँ और पार्किंग स्पेस बना सकते हैं, कहाँ से कोई अलग डाइवर्जन के लिए रोड बना सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं जिन पर काम करते हैं। अच्छा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा यहाँ बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, भाजपा कर रही है, और लोग कर रहे हैं, तो चूँकि राजधानी तो उसके लिए भी क्या अलग से बल की ज़रूरत पड़ती है या कैसे उसे? नहीं, वो रहता है, जैसे कैपिटल है तो VIP मूवमेंट ज़्यादा होता है, काफ़ी होता है, तो उसके लिए नेचुरली पुलिस को अरेंजमेंट लगाना पड़ता है। फिर राजधानी में जो है ना भाई सभी पार्टी, सभी के हेड क्वार्टर होते हैं एक तरह से यहीं, तो ज़्यादातर धरना प्रदर्शन यहाँ बहुत होते हैं, तो उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो ये भी राजधानी में ये काम बढ़ जाता है, VIP सिक्योरिटी का, और जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल है, क्या आप कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता से और आम जन से, और अपने जो आपके सहयोगी पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं? नहीं, वो देखो, पब्लिक से तो मेरी यही अपील है कि हम जहाँ भी किसी तरह की कोई गैरकानूनी गतिविधि नज़र आती है तो वो ज़रूर पुलिस को बताएं। हमारे बहुत, और जो भी बताएगा उसका नाम हम बिल्कुल गुप्त रखेंगे, और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं, लोग हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं पहनते। और साइबर फ्रॉड से बचें, अवेयर रहें और कानून का पालन करें, और बिल्कुल भी अगर उनकी कोई समस्या है तो बिल्कुल भी किसी तरह से कोई बगैर डरे, बगैर किसी संकोच के थाने में आके रिपोर्ट करें, या बहुत सारे पुलिस के हेल्पलाइन नंबर भी होते हैं, उन पर संपर्क करें। हम बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे, वैधानिक कार्रवाई करेंगे। चाहिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे साथ संजय कुमार साहब, और जिस बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए उनका साफ तौर पर मानना यह है कि जो उनके साथ पुलिस के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, काम कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई संकोच की ज़रूरत नहीं है। बस कानून के साथ किसी प्रकार का न तो किसी को मजाक करने दें और न ही कोई ऐसा खुद काम करें जिससे कि पुलिस की जो छवि है वो समाज में खराब हो। साथ में और जो समाज के लिए उन्होंने कहा है कि
साइबर क्राइम एक बड़ा क्राइम है, वो विश्वव्यापी क्राइम है। जागरूक रहें और जागरूकता ही एक उसका बचाव है। अगर ऐसा कभी हो भी जाता है साइबर फ्रॉड, तो उसकी तत्काल उसकी शिकायत करें, शिकायत करने के साथ साथ थाने में जाके आवेदन करें। दूसरी, अपराधियों के लिए जरूर उन्होंने कहा है कि वो अपराधी होता है, अगर ऐसा कोई भी कृत अपराधी करता पाया गया तो कानून की सजा उसे जरूर मिलेगी। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।